नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है नॉलेज रंग में। आज का आपका टॉपिक है द आर्ट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग समरी इन हिंदी में। बोलने की कला में माहिर कैसे बने। यह पुस्तक डेल कार्नेगी ने लिखा गया है, जो अमेरिका के लेखक हैं। तो द आर्ट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग समरी इन हिंदी पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपनी आवाज़ को अच्छा बनाने के लिए अपने गले और फेफड़े की ख्याल रखिए। जब हम बोलते हैं कि हमारे फेफड़े से हवा हमारे गले तक जाता है, जिससे कि आवाज़ बाहर निकलती है। दूसरे शब्दों में, हम जब बोलते हैं तो हमारे फेफड़े पर प्रेशर पड़ता है और ज़्यादा ज़ोर से काफ़ी देर तक बोलते रहने से सीने में दर्द हो जाती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि अपने फेफड़े का आसान और सेहत में ख्याल रखें। लेखक एक ऐसे पब्लिक स्पीकर को जानते थे जो बोलने की प्रैक्टिस भागते हुए करता था। इससे उसको फेफड़े से ज़्यादा हवा जाती थी और उसकी कसरत होती रहती थी, जिससे वह स्टेज पर वह लंबे समय तक बोल पाता था। आप चाहे तो वह तरीका अपना सकते हैं या फिर एक दूसरे तरह से कसरत कर सकते हैं, जो कि आगे बताया जा रहा है। सबसे पहले अपने हाथों को अपने कमर पर रखिए और एक हाथ को उंगली को दूसरे हाथ की उंगली के छूने की कोशिश कीजिए। इससे आप अपने फेफड़े को दबाव दे रहे होंगे, जिससे कि सारी हवा बाहर निकल रही है। इसके बाद अपने कंधों को ऊपर उठाएं बिना आप सांस अंदर खींचें। इसके बार बार दोहराएं। फेफड़े के अलावा आपकी गला भी अच्छी से बोल पाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसकी कसरत करने के लिए गर्दन को फिक्स कर ले और अपने सीने को लेफ्ट राइट घुमाइए। ऐसा करते वक्त अपने सिर को आगे की तरफ झुकाइए। इससे आपके गले को राहत मिलेगी। गले को खोलने के लिए आप अपने मुंह को खोलिए और उसे पूरी तरह से खुला रखकर बोलने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। लेकिन आवाज़ अच्छी होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि वह तेज है। इसका मतलब यह भी है कि वह साफ हो और स्टेज के पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी आपकी बात अच्छी तरह से साफ सुन पाए और समझ पाए। अगर आपकी आवाज़ साफ होगा तो आपसे फुसफुसाने पर भी लोग आपकी अच्छे से आवाज़ समझ पाएंगे। ऐसा कर पाने के लिए आप अपने हाथ को अपने मुंह के पास लाइए और यह शब्द जोर से बोलिए, क्रैश, ड्रेस, ब्यूहिल, वजन। इन शब्दों को तब तक बोलते जब तक इनमें वाइब्रेशन को अपने हाथों पर महसूस ना करने लगे। आपने सुनने वाले को एक भीड़ में इकट्ठा कीजिए ताकि आप अपने बात को लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचा सकें। क्या आपने कभी यह देखा है कि किसी सिनेमा घर में एक व्यक्ति ताली बजाता है तो फिर सारे ही लोग अचानक से तालियां बजाने लगते हैं? क्या आपके हाथ कभी यह हुआ है कि आपकी ग्रुप में सारे लोग अचानक से ऊपर देखने लगते हैं और आप भी उसी वक्त ऊपर देखने लगते हैं? इंसानों की इसी खूबी
कॉन्टेलिजियन कहते हैं, जिसका हिंदी का मतलब होता है एक व्यक्ति से विचार या रोग एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। इसका आसान सा मतलब होता है कि एक चीज़ को फैलाओ। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने सुनने वाले को एक भीड़ में इकट्ठा कर लेंगे तो आप अपने विचारों को उन व्यक्तियों तक अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। भीड़ में विचारों को इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर एक भीड़ में भारी जगह पर एक व्यक्ति अचानक से चिल्लाने लगे तो सारे लोग पागल हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सब लोग आपके विचारों को सुने तो उन्हें अलग अलग मत बैठाना उन सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके बतलाना चाहिए। यह करने के लिए सबसे पहले उन लोगों में अलग बैठे लोगों के पास चलते हुए जाइए और उन से ज़रूरतों के बारे में डर से मत और उसे भावनाओं के बारे में बताइए। एक बार जब उन लोग को आपकी बात समझ में आ जाएगी तब उनके विचार वाले लोग बैठे हैं वो भीड़ में शामिल हो जाएंगे, आपकी बात को अच्छी से सुन पाएंगे। लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि भीड़ में बैठने पर सारे लोग एक तरह से सोचते हैं। अगर आपको इस बात पर अब भी कोई शक है तो इतिहास के इस एग्जाम्पल पर आप नज़र डाल सकते हैं। 19वीं शताब्दी में सोवियत के सरकार ने यह नियम लागू किया था कि कोई भी व्यक्ति भीड़ नहीं लगाएगा। उन लोगों की इस बात का डर रहता था कि अगर सारे लोग एक साथ आने लगेंगे तो सरकार से बगावत करने की चाहत अचानक फैलने लगेगा और उन लोगों को हड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको भीड़ इकट्ठा करने की काबिलियत अपने अंदर विकसित करना होगा, क्योंकि इसमें वो ताकत है जिससे सरकार गिराई भी जा सकती है और उठाई भी जा सकती है। अपने बहस करने की ताकत को बढ़ाइए। बहुत बार हम कुछ ऐसे बात बोल देते हैं जिसे साबित कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी हम अपनी राय देने लगते हैं और बहुत से लोग उस राय को नहीं मानते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी बोल रहे हैं उसे साबित करने की ताकत भी रखें, वरना आपकी कही गई बात आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अगर आप अपने बात को साबित नहीं कर पाएंगे तो आगे आप भरोसा कैसे दिला पाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कभी किसी से बहस हो जाए तो आपको उसकी बात का जवाब देना भी आना चाहिए। अपनी बात को साबित करना और दूसरों से बहस करना यह दोनों ही ज़रूरी है। इसलिए आपको यह भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपनी बात को सही साबित कर सकते हैं और यह भी सीखना होगा कि किस तरह से आप अपने विरोधियों की बात को गलत साबित कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 बातों पर ध्यान देना होगा। एक बात जिस पर बहस हो रही है उस बात को साबित करने के लिए आपके पास सबूत हो। उस बात के और फोन से मतलब हो सकते हैं और उस बात के नतीजे का सामना करना पड़ेगा। सवाल का मतलब यह नहीं होता है कि पहलुओं पर सुलझा दिया जाए। जिस बात पर बहस हो रही है उसे अच्छे से समझने के लिए आप खुद ही
पूछिए कि क्या आप साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं। दूसरा सवाल खुद से यह पूछिए कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं क्या उसे पूरी तरह से कहा गया है या पूरी जानकारी दी गई है। कहीं उस जानकारी में कुछ कमी तो नहीं है। इसके बाद आप उस बात को साबित करने के लिए सबूत पर ध्यान दीजिए। खुद से यह सवाल पूछिए कि उस बात को किस एक्सपर्ट ने कहा था और क्यों कहा था। सही में सोच समझकर दूसरों को वह सवाल का जवाब दीजिए। क्या वह सारे फैक्टर्स एक ही बात कह रहे हैं या अलग अलग। क्या वह सच में फैक्टर्स है या फिर किसी की राय है। इसके बाद बारी आती है यह समझने की किस बात के और कौन कौन से मतलब हो सकते हैं। जिन फैक्टर्स के आधार पर उस बात को कहा जा रहा है कहीं उसका कुछ दूसरा मतलब तो नहीं निकल सकता है। दूसरा सवाल यह है कि आप जो बात कह रहे हैं उसे गलत साबित करने के लिए कौन कौन सी बात कही जा सकती है। इसके बाद अंत में आता है कि कहीं कोई बात के नतीजे क्या हो सकते हैं। इसमें आप खुद को पूछिए कि आप क्या कर सकते हैं जो सबूतों पर आधारित नहीं है। और दूसरा सवाल यह भी है कि सारे सबूत एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है। अपने सुनने वालों को एक कहानी सुनाइए ताकि वे कल्पना कर सकें। ज़्यादातर लोग की जानकारी नर्वस और स्टैटिस्टिक्स नहीं पसंद है। लोग को यह जानने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता कि पिछले 10 साल में सिगरेट या शराब पीने से कितने लोग की मौत हुई। अगर आप अपने टॉपिक में बहुत सी जानकारी डाल देंगे तो वह एकदम सूखी हुई लगेगी। इसमें उसे मरने के लिए आपको उसे मज़ेदार बनाना होगा। किसी भी चीज़ को मज़ेदार बनाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल कीजिए। कहानियाँ सुनने पर हम कल्पनाएं करने लगते हैं। हमें अपने दिमाग से अलग अलग जगह पर जाने लगते हैं और इस तरह से हम बोलने वाले की बात को ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। इसलिए अगर आप अपनी उसी बात में एक शराबी की कहानी के जरिए लोगों को इससे होने वाली नुकसान के बारे में बताएंगे तो लोग उसे कुछ ज़्यादा अच्छे से सुनेंगे। आप उनसे बताइए कि किस तरह से वो व्यक्ति रोज़ शराब पीकर अपने पत्नी से झगड़ा करता था, अपने बच्चों को मारता था। इस तरह की कहानियाँ लोगों की भावनाओं के साथ खेलती हैं और उन्हें आप से चिपका कर रखते हैं। इसके बाद आप खुद भी अपनी कल्पनाओं का इस्तेमाल कीजिए। अपनी स्पीच को तैयार करते वक्त आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने बहुत से लोग आपके बात सुन रहे हैं और वे आपको सुनना चाहते हैं। यह सोचने की कोशिश कीजिए कि आप उनसे सामने किस तरह से बोलेंगे और आपकी बात को सुनने के बाद उसके क्या हाव भाव होंगे। जब आप अपने दिमाग में अपने सुनने वालों को साफ साफ अपने सामने देखने लगे तो यह कल्पना कीजिए कि आप उनके सामने बोलने पर कौन से गेस्चर का इस्तेमाल करेंगे। यह सोचिए कि उस गेस्चर का आपके सुनने वाले पर क्या असर होगा। किस तरह से आप अपने वाक्यों को कहेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का काम
भी एक कवि या लेखक के काम की तरह होता है। अगर आप अपने बात के जरिए लोगों के दिमाग में चित्र बना सकते हैं तो आप भी अपने अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। द आर्ट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग समरी इन हिंदी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।